दोस्तों, आज का हमारा विषय रहेगा जाटों का इतिहास। जाटों के इतिहास की बात करें तो इतिहासकार अभिजीत चावड़ा जी ने बताया है कि जो 10 राग युद्ध हुआ था ऋग्वैदिक काल में, 10 राग युद्ध का मतलब 10 राजाओं का युद्ध था। जो कौरव थे उनके जो पूर्वज थे, सुदास राजा थे, तो उनके जो पुरोहित थे वो विश्वामित्र थे। तो उन्होंने विश्वामित्र को बदल दिया था, उन्होंने पुरोहित के पद से उनको हटा दिया था। तो उसके बाद विश्वामित्र ने बाकी 10 वैदिक राजाओं को इकट्ठा करके रावी के किनारे, जो कि ऋग्वेद में जिसका नाम पुरुषनी है, रावी के किनारे 10 राजाओं का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें सुदास की जीत हुई थी। और जो 10 राजा हारे थे वो अलग अलग इलाकों में चले गए थे, कुछ ईरान की, इराक की तरफ, और सेंट्रल एशिया की तरफ भी वहाँ गए थे कुछ। और ये महाभारत में भी आता है कि उत्तर कुरु और उत्तर मद्र जो 2 राज्य थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भी भाग लिया था, तो वो हिमालय पार के राजा थे। दोनों के जो राज्य थे हिमालय पार थे। हिमालय पार का मतलब चीन की तरफ हो गया, या जो सेंट्रल एशिया की तरफ आप कह सकते हो, अफगानिस्तान का के आगे जाके। और इसके अलावा 2 सबूत और मिले हैं। एक एशिया माइनर में मिला है, इंस्क्रिप्शंस है वहां पे। एशिया माइनर मतलब तुर्की का इलाका जो है, वहां पे ईरान से आगे ईस्टर्न यूरोप की तरफ। तो वहां पे जो वैदिक देवता हैं, वरुण, अग्नि, इस तरह के 4-5 देवताओं के नाम हैं, जिन्होंने वहां के 2 कबीलों के युद्ध में आपसी समझौता करवाया था। उन्होंने मध्यस्थता उन्होंने की थी। तो वहां पे इस तरह का एक सबूत मिला है। एक सबूत इराक में मिला है, बगदाद के आसपास। उसमें भी ऋग्वैदिक देवताओं का वहां पे वर्णन है, उनका मेंशन है। तो इतिहासकार जो अभिजीत चावड़ा जी हैं, उनका कहना है कि जो राजा उस युद्ध के बाद ईरान की तरफ गए थे, सिंथियंस, जहां पे ईरान के का ही इलाका उससे साथ लगता हुआ है, महाभारत में भी इनका वर्णन है, शकों का, सिथियंस का। तो वहां पे चले गए थे। तो वही बाद में, जैसे उसके आसपास जाट वहां थे, और बाद में वो सिंध में उनका सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन हुआ, सबसे ज्यादा जो है आबादी सिंध में ही थी। सिंध से ही जाट पंजाब में, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर और बाकी जो आजकल पाकिस्तान के इलाके हैं वहाँ पे फैले। और वहाँ पे इनकी सभी इलाकों में जो है बसावट हुई, और जो अपना इन्होंने आगे काम किया। जैसा कि सबको ही पता है, जाटों का काम खेतीबाड़ी और पशुपालन ही रहा है, खासकर भैंस और गऊ जो पालन है वो इनका चलता रहा है। तो उसके बाद जो जाटों का जिक्र आता है इतिहास में, इतिहासकार अल्टेकर ने कहा है कि जो गुप्त राजा थे, जिनमें कि सभी को पता है समुद्रगुप्त, जिनका प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग में जो अशोक की प्रशस्ति लिखी हुई है, अशोक का जो स्तंभ है उस पे ही लिखा हुआ है कि उन्होंने दक्षिण के 12 राजाओं के संघ को हराया था, जिसका नेता विष्णुगुप्त था, कांची का। तो इसी तरह उन्होंने 9 गणराज्यों को, उत्तर भारत के गणराज्यों को हराया था, जिसमें योद्धे भी थे, जिनकी टकसाल रोहतक में, समाणा में, टोहाना में, बयाना में, जो राजस्थान में है, वहां पे मिली हैं। वो भी एक जाटों का ही गणराज्य था, गणराज्य था बिल्कुल। उसमें जो आम लोग हैं उनका राजा का चुनाव करते थे। तो योद्धाओं समेत समुद्रगुप्त ने 9 राजाओं को हराया था। तो समुद्रगुप्त के बाद बहुत ही, उससे पहले भी उनके पिता चंद्रगुप्त थे, और बाद में बहुत प्रतापी राजा हुए, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य हुए, और फिर कुमारगुप्त जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और बाद में सकंदगुप्त हुए जिन्होंने हुणों को कुचल दिया था, यहाँ के उनके आक्रमण को। और उसके बाद भी हम बाद की जो शाखाएं देखते हैं गुप्तों की, यूपीएससी में भी एक प्रश्न आया था जिसमें पटना, जो पाटलिपुत्र है, वहां भी गुप्तों की शाखाएं सम्राट हर्षवर्धन के समय भी थी, यानी वहां उस समय भी उनका राज्य था।
और उसके बाद जो है सम्राट हर्षवर्धन, जिनका पंजाब में राज्य था और जम्मू कश्मीर से लेके बंगाल आसाम तक उनका राज्य भी था, और वो टैक्स भी लेते थे, और उधर सिंध तक भी टैक्स लेते थे दूसरे राजाओं से। तो उनको अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है, लेकिन हिंदू सम्राट तो बाद में भी हुए हैं। तो वो हर्षवर्धन बैंस थे, जिनका थानेसर में जिनकी राजधानी थी। तो बैंस, जैसा कि सभी को पता है, जाट सिख पंजाब में होते हैं, और जब होशियारपुर और हिमाचल की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ हिंदू जाट होते हैं बैंस। तो वो जाट राजा थे, और उसके बाद उन्होंने राजधानी कन्नौज में बनाई, और बहुत ही प्रभावशाली सम्राट थे। और उसके बाद जिक्र आता है महमूद गजनवी के समय जाटों का, और बहुत ही ग्लोरियस जो उनकी उस टाइम जो काम रहा, वो बहुत ही ग्लोरीफाई करने वाला काम है। क्योंकि महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ पर आक्रमण किया तो वहाँ से बहुत धन खजाना वो लूट के गया। हालांकि वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, वहाँ का राजा था, उसने भी कहा कि आपको जितना धन चाहिए आप ले जाइए, लेकिन इसका ध्वंस मत करिए। लेकिन उसने मूर्तियों को तोड़ा कि मेरा ये धर्म है, मैं जिहाद के लिए आया हूँ यहाँ मंदिरों को और मूर्तियों को तोड़ने के लिए, और धन तो मैंने लेके जाना ही है। तो उसके बाद जब वो मुल्तान की तरफ से वहाँ से अपने गजनी जा रहा था अफगानिस्तान में, तो मुल्तान के पास उसने अपना शिविर लगाया। तो वहाँ जाटों ने उस पर बुरी तरह हमला करके उसका काफ़ी बहुत नुकसान पहुँचाया, सारा खजाना उसका लूट लिया। उसके बहुत ही सेना का बहुत भारी नुकसान हुआ। खुद महमूद गजनवी जख्मी होकर वहाँ से जान बचा के मुश्किल से भागा अफगानिस्तान में। और बाद में जब वो 2 साल बाद फिर आया वो खजाना वापस लेने के लिए और अपना बदला उतारने के लिए, लेकिन उसको एक फुट्टी कौड़ी भी वहाँ वापस नहीं मिली। तब तक जाटों ने या तो जिस तरह ज़मीनों में दबा देते थे खजाने को, या तो दबा दिया, या फिर उसका किसी तरह दूसरी तरह उपयोग कर लिया। और कुछ मतलब बच्चों को और औरतों को, महिलाओं को पकड़ के ले गया वो, और एकदम क्योंकि उसने हमला किया था तो उसमें कुछ जाट सिंध नदी में कूद गया। इस तरह का जो भी कुछ हुआ, लेकिन उसका वहाँ पे भारी जो नुकसान उसको झेलना पड़ा था, वो उसकी आखिरी घटना थी लूटपाट की। उसके बाद वो जो है 1030 में उसकी मृत्यु हो गई थी। वो गजनी में ही वहीं पे मर गया था। तो उसके बाद जो अगली घटना हमें सुनाई देती है, लेकिन इसी में अल-बेरूनी ने जो है भगवान कृष्ण को जाट कहा था, और जाटों की एक क्लैन एक को ही यदु बताया था आगे। और जो भगवान कृष्ण का जो इलाका है मथुरा का, वृंदावन का, वहाँ भी जाट ही भारी संख्या में रहते हैं। यादव वहाँ की उनकी बसावट वहाँ नहीं है। तो इससे भी ये बात अल-बेरूनी की सही साबित हो सकती है। और इतिहास में एक जाट प्रिंस का, एक यदु प्रिंसेस से, यादव प्रिंसेस से शादी का भी वर्णन मिलता है। और फिर मोहम्मद गोरी के समय की बात है, जब मोहम्मद गोरी ने यहाँ पृथ्वीराज चौहान को 1192 की लड़ाई में हरा दिया था। तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को राज्य देकर वो वापस अफगानिस्तान ही चला गया था। और फिर वहाँ पे खोखर जाट होते थे, वो पेशावर के आसपास वहाँ विद्रोह करते रहते थे, और वो कई बार उनके विद्रोह को दबाने की उसने कोशिश की, लेकिन दबा नहीं सका। तो एक बार वो शिविर में अपने नमाज पढ़ रहा था, तो नमाज पढ़ते हुए उन खोखरों ने उसकी छुरा मार के हत्या कर दी थी। तो यहाँ तक की घटनाओं के साथ साथ उसके बाद जो गयासुद्दीन तुगलक 1320 में सुल्तान हुआ, उसकी माँ भी हिंदू जाट थी। और उसके बाद जब हम आगे आते हैं तो जो औरंगजेब था, औरंगजेब 1680 में मराठों के विद्रोह के कारण वो महाराष्ट्र में चला गया था दक्षिण के विद्रोहों को दबाने के लिए। तो 1680 में गोकुल जाट ने जो आगरा का रास्ता था, क्योंकि आगरा भी राजधानी थी और दिल्ली भी राजधानी थी औरंगजेब की, तो उसके जो शाही रास्ता था, उस शाही रास्ते को रोक लिया था किसानों के साथ, जाटों के साथ। और औरंगजेब उस रास्ते को खुलवा नहीं सका था वहां से। उनका जो सेनापति था औरंगजेब का, मुगल सेनापति, उसकी भी जाटों ने हत्या कर दी थी। और कारण ये था उस रास्ता रोकने का, क्योंकि उसने जजिया
हिंदुओं के ऊपर लगाया हुआ था और भी धार्मिक कई तरह के अत्याचार कर रहा था। और साथ में खेती पे भी जो उसने टैक्स लगा रखा था वो भी बहुत ज़्यादा, लगभग 50% वो उपज का ले जाता था। तो उस तरह के अत्याचारों से तंग आकर उन्होंने वो जाम वहाँ पे रास्ता कर दिया था। और मुगल फौज जिसको कहते हैं कि औरंगजेब का इतना बड़ा राज्य था और वो इतना बड़ा दुनिया का उस वक्त बादशाह था, जाटों के उस रास्ते को खुलवा नहीं सका था अपनी सेनाओं से। फिर उसने जयपुर के राजा राम सिंह, राजपूत राजा था, उसको कह के और उसने मुगलों की सेना का साथ दिया और तब जाके वो रास्ता खुलवा सका, जिसमें गोकुल जाट की को उसमें उन्होंने मार दिया लड़ाई में और फिर उसके परिवार को मुसलमान बना के अफगानिस्तान भेज दिया था। तो उसके बाद हम लगातार जैसे देखते हैं बाद में भी जो जाटों का आज़ाद हिंद फौज में और बाकी उसमें लगातार उनका योगदान रहा। और उससे पहले अहमद शाह अब्दाली के समय जाट राजा सूरजमल जो थे उन्होंने मराठों के साथ थे, वो पहले दिल्ली के उस पार उनकी जिम्मेवारी लगी थी अहमद शाह अब्दाली को रोकने के लिए। लेकिन जब मराठों ने अवध के नवाब के साथ बातचीत शुरू की उससे मदद लेने के लिए, तो जाट राजा सूरजमल नाराज होकर वापस भरतपुर चला गया था। लेकिन मराठों की जब लड़ाई अहमद शाह अब्दाली से पानीपत में हुई, तो अब उससे लड़ाई से पहले जो होलकर था, मराठा राजा होलकर, इंदौर का राजा होलकर था, उसने मराठों की सारी औरतें और बच्चों को जाट राजा सूरजमल के पास भरतपुर भेज दिया था और उसने बखूबी उनकी मान सम्मान की और इज्जत की, उनकी खूब अच्छी तरीके से उनकी सुरक्षा की। तो ये बीच में इतिहास के साथ साथ फिर जिस तरह आज़ादी में भी बहुत योगदान रहा और आप कितने ही देखते हो इसमें आज़ादी की लड़ाई में भगत सिंह भी जाट ही थे और उनके चाचा अजीत सिंह और भी बहुत जो है जाटों का योगदान लगातार इतिहास में रहा है। और फिर जो उसी वक्त जो यहाँ पंजाब में यूनियनिस्ट सरकार थी जिसमें सर सिकंदर हयात खान, ये मुस्लिम्स जो थे जाट, और इधर सर छोटू राम थे हरियाणा से और पंजाब से इसी तरह सिख जाट थे, इनकी यूनियनिस्ट पार्टी बहुत मजबूत थी। मुस्लिम लीग यहाँ पैर नहीं रख सकी थी 1945 तक। फिर सर छोटू राम की मृत्यु होने के बाद ही वो मुस्लिम लीग ने यहाँ जड़ें जमाई। भाखड़ा डैम की बात हो, चाहे भाखड़ा डैम उनका सपना था, उन्होंने ही इसको बनाने में सारा योगदान दिया था, बनवाने में, और सारी प्लानिंग उन्हीं की थी। और इसी तरह किसानों की जो ज़मीन जब्त कर लेते थे, साहूकार का जब कर्ज बढ़ जाता था, साहूकार सरकार की मदद, अंग्रेज सरकार की मदद से, उस तरह के काफ़ी सारे कानून पास करवाए थे सर छोटू राम ने। और वो जो है किसानों के बहुत बड़े उस वक्त के नेता थे। और आज़ादी के बाद बात करें तो चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रहे हैं और अब जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, ये भी जाट हैं। और फिल्मों में देखें तो दारा सिंह जाट एसोसिएशन, ऑल इंडिया जाट एसोसिएशन के प्रधान रहे हैं। और धर्मेंद्र का परिवार भी जाट परिवार, काफ़ी नाम उन्होंने कमाया है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह आजकल ऑल इंडिया जाट सभा के प्रधान हैं। और तो इतिहास में जाटों का बहुत योगदान है और बहुत बहादुर और सच्ची कौम है, वीर हैं और हमेशा सच्चाई का साथ देने वाले हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही, अगली बार आपसे फिर किसी और विषय पे बात करेंगे। धन्यवाद।